ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास या हमारे इस प्लैनेट पर या हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी सॉलिड हैं उन सॉलिड्स का दो ही टाइप पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ह्यूमन बीइंग का जेंडर के आधार पे दो टाइप पॉसिबल है, एग्जैक्टली वैसे ही सॉलिड का इन प्रॉपर्टीज के आधार पे दो टाइप पॉसिबल है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। कई सारे चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, जब आप एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो वहां लिख दिया जाता है कि वो जो कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो जो कंपाउंड है वो एमॉर्फस सॉलिड है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको बताएगा और ये टॉपिक अभी आपको बताने वाला है कि व्हाट डज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस मीन्स। तो फिलहाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। डिफरेंस पूछता है, तो मैंने क्या बोला कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो सॉलिड हैं वो दो ही रूप में हो सकते हैं, वो दो ही फॉर्म में हो सकते हैं, या तो क्रिस्टलाइन या तो ओके। तो बात आया कि स्टूडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहले जरा इस डायग्राम पे आप गौर करेंगे। इस डायग्राम को गौर करने पर आप क्या देख रहे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। उस तरीके से ए के बाद यहाँ बी, बी के बाद यहाँ ए के बाद यहाँ बी, बी के बाद फिर से यहाँ ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ ए। इसका थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देखिए। इसी तरीके से आप स्टूडेंट यहाँ ए के बाद बी, फिर ए, फिर आपका बी, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ ए, बी, फिर ए, फिर आपका बी, फिर ए, फिर आपका बी और यहाँ पर ए। जरा आप यहाँ पर देखिए, ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर है ही नहीं, फिर आपका ए। फिर देखिए यहाँ पार्टिकल नहीं है, फिर यहाँ देखने को क्या मिला, ए मिला, फिर यहाँ देखने को क्या मिला, बी, फिर यहाँ देखने को क्या मिला, ए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ए, फिर यहाँ पर देखिए आपको बी, फिर यहाँ पर आपका ए, फिर यहाँ पर आपका बी। उसी तरीके से आप यहाँ पे अरेंज कर ले, ये ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, या यहाँ पर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर यहाँ पार्टिकल्स है ही नहीं। तो जरा इन दोनों सॉलिड का एक बार आप डायग्राम पे गौर करें, एक बार इसके स्ट्रक्चर को जरा गौर करें। आप क्या पाएंगे कि यहां पर इस सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल कहने का मतलब होता है स्टूडेंट एटम, मॉलिक्यूल या आयन, उन्हीं को पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है और फिक्स्ड है। ए आया है तो ए के बाद बी ही आएगा, और बी आया है तो बी के बाद ए आएगा। आप वर्टिकली देख रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं। ए आया तो ए के बाद बी आएगा, बी आया तो बी के बाद ए आया, ए आया तो बी, ए के बाद फिर बी आया। तो पार्टिकल, और कहीं भी गैपिंग नहीं है, कहीं भी गैपिंग नहीं है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, लेकिन फिर ए के बाद ए आ गया। मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ भी आ रहा है, रैंडम अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, बट यहां पर फिक्स अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स हो, रेगुलर हो, डेफिनिट हो, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने क्या बोला, वैसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट निश्चित हो और नियमित हो, निश्चित हो और नियमित हो, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रिस्टलाइन। ए आया तो फिर बी आ रहा है, बी आया तो फिर ए आया, और ए आया तो फिर बी ही आया है, मतलब निश्चित है। और निश्चित होने के साथ साथ नियमित है, ऐसा नहीं है कि गैप है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि यहां गैपिंग है, ए के बाद कोई पार्टिकल है ही नहीं, मतलब इसका मतलब ये नियमित नहीं है। उसके बाद ए के बाद बी है ही नहीं, और ए के बाद देखिए फिर ए ही आ गया, मतलब यहां पर निश्चित भी नहीं है कि कौन सा पार्टिकल आ रहा है। तो जब वैसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट या पार्टिकल्स का पोजीशन निश्चित और नियमित हो, फिक्स्ड और डेफिनिट और रेगुलर हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनिट हो और साथ ही साथ आपका रेगुलर हो, तो वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन डेफिनिट और रेगुलर नहीं हो तो उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट निश्चित और नियमित नहीं है, मतलब इनडेफिनिट और इररेगुलर है। अब देखिए, सिंस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट
आपका डेफिनिट है और रेगुलर है, निश्चित और नियमित है, इसीलिए इनका शेप भी फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपका डेफिनिट नहीं होता है, रेगुलर मैनर में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ का शेप भी आपका फिक्स नहीं होता है। तो क्या होता है, इररेगुलर शेप का होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा शेप का होगा। सिंस, अब यहां से मैं नीचे जोड़ रहा हूं, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सिंस इनमें शेप फिक्स होता है, इसीलिए काटने पर बिल्कुल एकदम सीधा एक तरफ से कट जाते हैं, बिल्कुल क्लीन क्लीवेज हो जाता है। क्लीवेज का मतलब होता है काटना। जब काटेंगे तो बिल्कुल हमें एक समान कटा हुआ दिखेगा, लेकिन यहां पर पार्टिकल कहीं है कहीं नहीं है, तो जब आप इसे काटेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा। तो कहने का मतलब जब किसी सॉलिड को कट करने पर क्लीन क्लीवेज मिले तो हम कहेंगे कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन आपको क्लीन क्लीवेज नहीं मिले, टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ मिले, तो उसे हम लोग कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, पॉइंट नंबर 4 में आ गया कि नेचर के बारे में क्या बोले कि ये सॉलिड के हर प्रॉपर्टीज को, सॉलिड के हर गुण को, ठोस होने का हर गुण को ये शो करते हैं, इसीलिए इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा गया है। और यहां पर ये सॉलिड होने के सभी गुण को नहीं शो करते हैं। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्टूडेंट, ये पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन बातों को पहले ध्यान से देखें। देखिए, सॉलिड क्या होता है, जिसका एक डेफिनेट शेप होगा, लेकिन क्या इसका डेफिनेट शेप है? नहीं। उसके बाद मैंने क्या बोला था, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस बहुत कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में है, मतलब हर जगह पर हैं, इसीलिए पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा है। बट देखिए, यहां पार्टिकल है, यहां नहीं है, यहां पार्टिकल है और नहीं है, फिर यहां पर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ऐसे सॉलिड हैं जहां पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये ऐसे सॉलिड हैं जिनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये ऐसे सॉलिड हैं जिनका डेफिनेट शेप है, ये ऐसे सॉलिड हैं जिनका डेफिनेट शेप नहीं है। तो कहने का मतलब ये सॉलिड के सभी गुण को शो करते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। नेचर कैसा हो गया? ट्रू सॉलिड। और ट्रू सॉलिड कहने का मतलब क्या हुआ? सॉलिड के हर प्रॉपर्टी से ये मैच करते हैं, रिजेंबल कहते हैं। लेकिन सिंस यहां पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, इसीलिए ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, इसे हम सूडो सॉलिड कहते हैं। सूडो सॉलिड, सूडो का मतलब होता है स्टूडेंट फॉल्स, और फॉल्स या फिर कह सकते हैं हाइपोथेटिकल। तो ये सूडो सॉलिड होते हैं, या इसी के लिए एक और वर्ड यहां पर दिया गया है। मैं थोड़ा सा यहां डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं, और डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा ताकि मैं बाकी पॉइंट्स को डिस्कस कर सकूं। तो हाँ जी, सूडो सॉलिड, या इसी सूडो सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सुपर कूल्ड का मतलब हो गया बहुत कम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं, उसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये सिंस इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, इसीलिए ये सॉलिड के सभी गुण को नहीं शो करते हैं, इसीलिए इसमें इसको कहते हैं सूडो सॉलिड, या इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और लिक्विड है तो इसका मतलब इसमें फ्लो करने का टेंडेंसी होगा। जैसे माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसे समझिए बात को कि एक रबर है या प्लास्टिक है, उसे हमने गर्म किया तो आप देखते होंगे स्टूडेंट कि वो फ्लो करना शुरू कर देता है। मतलब रबर तो देखने में सॉलिड जैसा है, लेकिन उसमें फ्लूडिटी मौजूद है, मतलब लिक्विड जैसे गुण शो करेंगे, देखने में सॉलिड हो लेकिन गुण के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से वो लिक्विड से रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं, और लिक्विड बनाया जाता है बहुत कम टेम्परेचर पर, इसीलिए उसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, या उसे सूडो सॉलिड कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब जो पार्टिकल्स के सजावट का क्रम है वो कैसा है। तो पार्टिकल्स का सजावट का क्रम आपका निश्चित है। मतलब यहां देखिए क्या लिखा गया है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
ऑर्डर का मतलब सजावट, रेंज का मतलब दूरी, और लंबा मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक। तो ज्यादा डिस्टेंस तक सजावट हमें एक जैसा दिखता है, ए के बाद बी, बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी, बी के बाद फिर ए। तो लंबा दूरी तक सजावट हमें एक जैसा दिखता है, इसीलिए इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। लेकिन यहां पर पार्टिकल है फिर नहीं है, और कभी कभी ऐसा हमें दिखा कि अगर ए है तो ए के बाद बी, अब बी के बाद फिर बी आ गया, फिर उस बी के बाद फिर बी आ गया। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा हमको बहुत लंबा दूरी तक एक जैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसे हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहेंगे। ये था फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, ये आपका यहाँ पे फोर्थ पॉइंट। यहाँ ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, और ये आपका स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट। अब देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ क्लीवेज के लिए मैंने आपको बता दिया था कि काटने पर बिल्कुल सीधा कटेगा, क्लीन क्लीवेज होगा, और यहाँ काटने पर आपका टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा, इररेगुलर क्लीवेज होगा। और इररेगुलर क्लीवेज के का होने का रीजन क्या था, यहाँ पार्टिकल का जो शेप है वो आपका डेफिनिट और रेगुलर नहीं है। यहाँ काटने पर बिल्कुल सीधा कैसे कट गया, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, पोजीशन है, वो निश्चित है और नियमित है, इसीलिए मतलब डेफिनिट है और रेगुलर है। सिंस पार्टिकल हर जगह पर है तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इनका रिजिडिटी मतलब कठोरता इनमें ज्यादा होता है। तो ये कह सकते हैं इनमें रिजिडिटी, कठोरता इनमें ज्यादा होता है, मतलब ये हाईली रिजिड होते हैं, और इनके कंपैरिजन में ये लेस रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट डेफिनिट नहीं होता है, इसीलिए ये लेस रिजिड है। उसके बाद स्टूडेंट, सिंस यहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है, मतलब कैटायन के बाद अनायन, अनायन के बाद कैटायन, या कह सकते हैं पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो हाई होगा। लेकिन जब आप यहां का डायग्राम जब आप देखे थे तो आपको क्या देखने को मिला था कि कहीं पार्टिकल है और कहीं नहीं है, और अगर कहीं है भी तो वो सेम नेचर का है, सेम चार्ज का है, तो वहां फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जा रहा है। जैसे ए के बाद बी था तो बी के बाद ए को आना चाहिए था, तो हम क्या देख रहे थे कि बी के बाद या तो पार्टिकल है ही नहीं, और है तो फिर बी ही आ जा रहा है। तो सेम चार्ज आने के कारण से तो वहां रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो इसका मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगेगा, उसके स्टेट को बदलने में कम एनर्जी लगेगा, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बदलने में हमें कम एनर्जी लगेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। मैं अभी एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूं, नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसे मैं रोक के रखा हूं स्टूडेंट, लेकिन बचा हुआ अरेंजमेंट, शेप, नेचर, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज, रिजिडिटी और एग्जांपल, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। मैं बोल रहा हूं, दिख नहीं रहा स्टूडेंट तो आप सुन लें, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, या जितने भी पॉलीमर चैप्टर में मैंने एग्जांपल पढ़ाया था वो सब का सब आपका एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं पहले 8 पॉइंट को फिर से मैं समझा देता हूं, आप प्लीज ध्यान से समझेंगे, तब मैं 9th प्रॉपर्टी की तरफ आऊंगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, फिर से सुनिएगा। देखिए, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट सॉलिड हैं वो दो ही तरह के सॉलिड हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को जेंडर के आधार पे दो टाइप में, मेल और फीमेल में क्लासिफाई किया गया है, उसी तरीके से सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। वैसा सॉलिड जिसका एक डेफिनिट निश्चित आकृति होगा, डेफिनिट शेप होगा, उसे क्रिस्टलाइन कहते हैं, और ऐसा सॉलिड जिसका डेफिनिट शेप नहीं होगा उसे एमॉर्फस कहते हैं। बात आया कि सर ऐसा सॉलिड, ये सॉलिड में डेफिनिट शेप, निश्चित आकृति क्यों है और इसमें निश्चित आकृति क्यों नहीं है, इसका इररेगुलर आपका शेप क्यों देखने को मिल रहा है? तो इसका रीजन है माय डियर स्टूडेंट कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, यहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट डेफिनिट और रेगुलर है, ए के बाद बी और बी के बाद ए, तो नियमित और निश्चित है। लेकिन यहां पार्टिकल कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कहीं एक समान होते हैं, मतलब ए के बाद फिर ए ही आने लगा, फिर ए के बाद फिर ए आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि ए के बाद बी और बी के बाद ए आ रहा है, मतलब एक ही जैसा पार्टिकल आने लगता है। तो सिंस यहां पार्टिकल का अरेंजमेंट इनडेफिनिट और इररेगुलर है, इसीलिए शेप फिक्स नहीं है, और शेप फिक्स नहीं है तो काटने पर टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और इसीलिए उसमें रिजिडिटी कम हो जाता है। ग्लास, रबर,
जितने भी पॉलीमर्स हैं सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें जहां तक बात कर लें, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, या इस चैप्टर में हम लोग जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। ये सॉलिड के सारे गुण को शो करते हैं, इसीलिए ट्रू सॉलिड कहा जाता है। ये सॉलिड के सभी गुण को नहीं शो करते हैं, इनमें फ्लूइडिटी प्रेजेंट होता है, बहना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए सॉलिड के सभी गुण को नहीं शो करते हैं, इसीलिए इन्हें सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सिंस यहां पर पार्टिकल्स के सजावट का क्रम लंबा दूरी तक एक जैसा दिखता है, इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, और पार्टिकल का सजावट का क्रम लंबा दूरी तक एक जैसा नहीं दिखता है, इसीलिए इसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि 8 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और जो 9वां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी सुन लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो एमॉर्फस हैं वो आपका आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। अब ये दोनों क्या होता है, आइए समझते हैं नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में।